नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वार्लक ऑफ द मैगोस वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में चैप्टर 375 जिसका नाम है टीमिंग अप। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सीन स्टार्ट होता है एक जंगल के ऊपर स्काई में। यहाँ पर लॉन्ग बॉटम का ग्रीन ड्रॉप्ड कार्ल का डिस्गाइज ले रहा था। वो हाइलॉन से टकरा जाता है। अब ये दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट हैं। जज बाहर से ना सब कुछ देख रहे हैं। स्क्रीन पे लॉन्ग बॉटम हाइलैंड को देख के बोलता है, तुझे अलग से डिफीट करना नहीं चाहता था, एक बार में सबका पॉइंट लूटना चाहता था, लेकिन तेरे लिए एक्सेप्शन करूंगा। अब हाइलैंड भी कोई आम इंसान नहीं है, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है। लेकिन अब जब ना लॉन्ग बॉटम अपनी स्पिरिचुअल फोर्स रिलीज करता है, तब हाइलैंड का एक्सप्रेशन बदल जाता है। पीक रैंक वन यार, सिर्फ 45 साल की उम्र में पीक रैंक वन, ये सोच के जज बाहर भी ना हैरान हो जाते हैं। एक जज अपने सबऑर्डिनेट फानो से पूछता है, तुम्हें पीक रैंक वन तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? फानो शर्मिंदा होकर बोलता है, 70 साल की मेहनत के बाद 115 साल की उम्र में पहुंचा। मतलब कार्ल एलियास। लॉन्ग बॉटम ने ये कारनामा 45 साल की मतलब उम्र में ही कर लिया था। जज तुरंत डिसाइड करते हैं, इस लड़के को अपने गिल्ड में रिक्रूट करो। लेकिन लेलिन, जो जज पैनल में खुद बैठा है, अंदर ही अंदर हंस रहा है, क्योंकि जब तक ये लोग चेक करेंगे तब तक वो लॉन्ग बॉटम अपना काम कर चुका होगा। अब फाइट होती है हाइलॉन और लॉन्ग बॉटम के बीच। हाइलॉन अपने सिल्वर वाइट लाइट ब्लेड्स यूज करता है, एक डेंस मेस बन के लॉन्ग बॉटम को ट्रैप करने की कोशिश करता है। साथ में वो शैडो फॉर्म में गायब हो जाता है। लॉन्ग बॉटम कुछ नहीं करता, वो बिल्कुल काम। वो एक ग्रीन मिस्ट रिलीज करता है और सब लाइट ब्लेड्स उस मिस्ट में घुस के कोरिजन से ख़त्म हो जाते हैं। फिर आता है सबसे बड़ा मोमेंट। लॉन्ग बॉटम हाइलॉन को शैडो फॉर्म से बाहर खींच लेता है। हाइलॉन शॉक, ये कैसे पॉसिबल है? ये काउंसलिंग टेक्निक तो मेरे मास्टर की स्पेशल टेक्निक है। लॉन्ग बॉटम मुस्कुराता है, बोलता है, तेरी स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स और ने तुझे बिट्रे कर दिया। अब लॉन्ग बॉटम हाइलॉन को लाइफ एब्जॉर्वेशन से मतलब यूज करना चाहता था, जो एक डार्क एल्वन टेक्निक है, लेकिन वो रोक लेता है, क्योंकि अगर मैगस आउटसाइड ये देख लें तो कंपटीशन रोक दिया जाएगा और वो खुद मर जाएगा। लेकिन लॉन्ग बॉटम इतना भी मर्सीफुल नहीं था। वो एक ग्रेट लाइट स्वॉर्ड से हेलियन के फोरहेड के पियर्स कर देता है, मतलब काट देता है। कोरोसिव एनर्जी हाइलोन की सी ऑफ कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय कर देती है। हाइलोन एकदम चिल्लाता है और एकदम ट्रांसपोर्ट हो जाता है बाहर। मतलब बाहर आते ही हाइलोन की हालत ना देखकर हीलर मैगस को मुंह खुल जाते हैं उनके। मास्टर डोजिक को बुलाया जाता है और वो जज पैनल को बताते हैं, हाइलोन का सी ऑफ कॉन्शियसनेस पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया है, कोई इलाज नहीं, वो सिर्फ एक कॉमन ह्यूमन की तरह बाकी ज़िंदगी जिएगा। यार कितना ट्रेजिक है। एक जीनियस था हाइलोन, लेकिन मैच्योर होने से पहले ही ख़त्म हो गया। जज थोड़ा बुरा फील करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली उन्होंने इस कंपटीशन में डेथ रिस्क पहले से ही एक्सेप्ट कर रखा था। तो वो जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं और लॉन्ग बॉटम के टेक्निक डिस्कस करने लगते हैं कि न उसने इतनी इफेक्टिवली सी ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे डिस्ट्रॉय की। अब लेलिन कुछ और इंटरेस्टिंग नोटिस करता है, इस कंपटीशन में इतने सारे जीनियसेस फॉल हो रहे हैं और उसकी वजह से एक पावरफुल डेस्टिनी फोर्स गैदर हो रही है, एक मैसिव वेव की तरह। लेलिन एक वर्ड में बोलता है, ये एक जाइंट गन पाउडर वेयरहाउस की तरह है, एक चिंगारी और सब कुछ ब्लास्ट। फिर लेलिन एक कॉर्नर स्क्रीन पे फोकस करता है और वहाँ होता है असली ट्विस्ट। तीनों की आवाज़ एक साथ आती है, बेस्ड ऑन द गाइड ऑफ डेस्टिनी। आरोन, बीनास और एर्निस, ये तीनों कैरेक्टर हैं जो लेलिन ने खुद ट्रेन किए हैं सेक्रेट फ्लेम टेक्निक से। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तीनों पूरी कंपटीशन में किसी से भी नहीं लड़े। वो डेस्टिनी की गाइडेंस से एनिमीज को डॉज करते रहे और एक कॉर्नर में जाके मिल गए। एर्निस इंट्रोड्यूस करता है खुद को। आरोन और बीनास ह्यूमन की साइड से हैं, एर्निस डार्क एल्वेन कैंप से है, तो नेचुरली टेंशन है। आरोन सीधा अटैक करता है और एक सिल्वर क्रॉस ब्लेड हिट उससे। एनर्जी वेव हवा में काट के एर्नेस की तरफ जाता है, लेकिन एर्नेस ने भी प्रिडिक्ट किया था, वो डॉज करती है और फिर रिवील करती है उसके पास है सिल्वर वाइट स्वॉर्ड टिप। बिनास के पास निकलता है स्वॉर्ड विलेट। और यहाँ पर ट्विस्ट देखो ना, तीनों के पास अलग अलग पार्ट्स हैं एक ही स्वॉर्ड के। आरोन के पास है स्वॉर्ड हिल्ट और बिनास के पास है स्वॉर्ड ब्लेड। एर्निस के पास है स्वॉर्ड टिप। जज बाहर भी समझ जाते हैं
ये तीनों पीसेस कंबाइन होकर एक अल्टीमेट मैजिक आर्टिफैक्ट बन सकता है। यहाँ पर ना रैंक 2 मैगोस लेलिन के पास बैठ के ना कमेंट कर रहे थे, ये तीनों आर्टिफैक्ट हाई लेवल हैं और कंबाइन होकर एक अल्टीमेट मैजिकल वेपन बन सकते हैं, यही सब बोल रहे थे। लेलिन मुस्कुराता है और एग्री करता है, लेकिन ना उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है। वो अंदर से बहुत एक्साइटेड है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट उसका खुद का था। सीक्रेट टेरिटोरी के सेंटर में तीनों की ब्रूटल फाइट ना चल रही है। आरोन और बिनास मिलके एर्निस पे ना अटैक करते हैं। सिल्वर स्वॉर्ड को पूरी तरह स्पिरिचुअल फोर्स से एर्निस की तरफ भेजते हैं। तभी एर्निस एक सीक्रेट वेपन यूज करता है, बैटल चेन। उसके चेस्ट से एक ब्लैक चेन निकल जाता है, काली रुइंस भर जाती है जो आरोन और बिनास दोनों को बाइंड कर लेती है। एर्निस कॉन्फिडेंट हो जाता है, सोचा था 2 पे 1 अकेला जाऊंगा, नहीं यार। बाहर खड़े मैगस भी रिकॉग्नाइज करते हैं, ये हाइलैंड गिल्ड का सीक्रेट वेपन है। ये 2 सेमी एलिमेंटल मैगस का कम से कम 10 सेकंड तक रोक सकता है। सब सोच ही रहे थे अब एर्नेस्ट जीतेगा, लेकिन तब होता है एक बड़ा ट्विस्ट। बिनास चेन में बंदी होने के बाद वो मुस्कुराती है, मतलब चेन में बंदी तो है लेकिन मुस्कुरा रही है वो। उसके बॉडी के सेंटर से एक दूसरी विनाश निकल जाती है, एक डोपलगैंगर। और वो डोपलगैंगर आरोन की जगह चेन में आ जाता है, आरोन को फ्री कर देता है। दोनों विनाश एक साथ बोलते हैं, अभी जल्दी। चेन टाइटन हो जाती है, विनाश के डिफेंसिव रूइन एक एक करके टूट जाते हैं। वो खुद को सेक्रीफाइस कर रही है आरोन को फ्री करने के लिए। बाहर एक मैगस हैरान होकर बोलता है, डोपलगैंगर से चेन से बचना, ये टेक्निक तो स्टडी करने के लायक है। आरोन देखता है कि विनाश खून एकदम उगल रही है और वो रेज में आ जाती है। एर्नस चेन को कंट्रोल करने में अपनी सारी स्पिरिचुअल फोर्स लगा चुकी थी। वो आरोन के सडन अटैक के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। आरोन की आंखें लाल हो जाती हैं। वो स्वॉर्ड का शार्प एंड निकालने सीधा एर्नियस के चेस्ट में न घोंप देता है। अब यहाँ पर होता है सबसे मिस्टीरियस और इमोशनल मोमेंट। एर्नेस स्केप स्किल का यूज तो करता है, वो बस एक अजीब एक्सप्रेशन रखता है, जैसे रोना और हंसना दोनों एक साथ। बाहर मैगस कमेंट देते हैं, एक्सट्रैक्ट हिम, लेकिन वाइट ट्रांसपोर्ट लाइट अपीयर ही नहीं होता। एर्नेस खून उगलता है और कहता है, तुम जीत गए। आरोन कंफ्यूज्ड, क्यों नहीं भाग रहे। एर्नेस का ना एक्सप्रेशन सडनली बदल जाता है, जैसे कोई मतलब ना अलग ही ना हो गया हो। बोलता है, मुझे मत मारो। फिर वो एक्सप्रेशन भी चला जाता है। अंत में लास्ट ब्रेथ में एर्नेस कहता है, पीछे के काले हाथ से सावधान रहना मेरे भाई, मैंने देखा। क्या बोल रही है ये। और वो छोड़ भी देता है यार, बात पूरी भी नहीं करता वो। ये सीन ना बहुत डीप है। एर्नेस के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज थी, कोई क्रूअल, कोई डरता था, कोई एक्चुअली केयर करता था। वो एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था। एर्नेस के मरने के साथ एक मिस्टीरियस एनर्जी उसके बॉडी से निकलता है और सीधा आरोन के अंदर चला जाता है। सेक्रेट फ्लेम रैपिडली एकदम बढ़ रहा था, कुछ एब्जॉर्ब कर रहा था और आरोन पीक रैंक 1 मैगोस बन जाता है। लेकिन आरोन खुशी नहीं है उसे। वो विनाश को उठाता है और वहाँ से न चलने लगता है। वाइट लाइट में गायब हो जाते हैं वो लोग। बाहर लेलिन अपनी चिन पकड़ के सोचता है, सिंक्रोनाइजिंग के सिम्टम बहुत बढ़ गए हैं। काइंडनेस, क्रुएलिटी, वीकनेस, अलग अलग पर्सनैलिटीज, सुसाइडल टेंडिकल्स भी थे। ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, जिंदा रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं। लेलिन रिग्रेटफुल लगता है, मतलब रिग्रेट हो रहा था उसे, लेकिन रूथलेस भी है। उसने खुद ये 3 लोग बनाए थे और अब वो कोल्डली एवैक्यूलेट कर रहा था, उन्हें चेक कर रहा था। फिर वो लास्ट सीन की तरफ ना मुड़ा और बोला, अब पहले फेटेड कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो रहा है यहाँ पर। अब ना बाइलिन वर्सेस लॉन्ग बॉटम। सेक्रेट प्लेन में सिर्फ ये 2 बचे हैं। दोनों के बॉडी पे मतलब मिला के 40 से ज़्यादा ना घाव हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ ना बढ़ रहे हैं। होस्ट एक्साइटेडली अनाउंस करता है, स्क्रीन मर्ज हो जाती हैं और दोनों पे ना फोकस करने लगती है। बाइलिन के आर्मर पे 13 आईबॉल हैं, अजीब शेप्ड हैं, और साइकोनॉल भी साथ में कुछ कुछ भी है, जैसे वो ना सराउंडिंग के ना कुछ एब्जॉर्ब कर रहा हो। लॉन्ग बॉटम अभी भी ग्रीन रोब काल के डिस्गाइज में है, एकदम अंदर ही अंदर हंस रहा है वो। फिर दोनों एक इमोशनल कॉन्वर्सेशन करते हैं। बाहर के मैगोस हैरान है, ये दोनों पहले से ही जानते हैं एक दूसरे को। लॉन्ग बॉटम कहता है, बाइलेन, जब से मैंने तुझे पोर्टर टाउन में देखा है,
तब से मतलब तुझसे इरिटेट हूँ। लेलिन ने तुझे क्यों चूज किया, मुझे नहीं। तुझ में ऐसा क्या है? बाइलिन का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। ये सिर्फ ना एक मैजिकल बैटल नहीं था, ये एक इंसान की जेलेसी और इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था। उसका एक्सप्रेशन था भाई, लॉन्ग बॉटम एक कॉमनर था और उसमें हमेशा फील किया कि उसे प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला है। फिर दोनों मूव करते हैं और एनर्जी पार्टिकल मतलब तूफानों की तरह ना बाहर आते हैं। बाहर के मैगस सिर्फ पीक रैंक वन वेब देखे रहे थे, लेकिन लेलिन जानता है सच। ये दोनों एक्चुअली रैंक टू मतलब रियल में ना इंटर कर चुके हैं, लेकिन परफेक्ट कंट्रोल से ना अपनी पावर हाइड कर रहे हैं। दोनों रैंक टू पहुंच चुके हैं। वाह, ये नया सुना मैंने। रैंक टू मैगस के लिए भी इतना कंट्रोल रखना मुश्किल होता है। ये दोनों इसे कर रहे हैं, मतलब बहुत कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को। पाइलिन कहता है सरेंडर कर लो लॉन्ग बॉटम। लेकिन लॉन्ग बॉटम वो एक मैसिव व्हीरपूल ऑफ डेथ बनाता है ग्रीन कोरोसिव लिक्विड का, और फिर एक रैंक टू स्पेल स्क्रॉल यूज करता है उसे और पावरफुल बनाने के लिए। बाहर सब हैरान है, रैंक टू स्पेल स्क्रॉल देखकर इतनी रेयर चीज इस कंपटीशन में वेस्ट कर रहा है, ये सब बोल रहे थे। एक रैंक टू मैगस कॉन्फिडेंटली कहता है एक रैंक टू मैगस कॉन्फिडेंटली कह रहा था, और वो बोलता है कि अब तो वेस्टर्न रीजन का कार्ली चैंपियन बनेगा। लेनिन सीधा ना बोल के सिर्फ कहता है कि जरूरी नहीं, क्योंकि वो जानता है कि बाइलिन डेस्टिनेड चाइल्ड है, वीरफुल। बाइलिन को एकदम इनगल्फ कर देता है। लॉन्ग बॉटम मुस्कुराता है, मर जा। लेकिन तब बाइलिन के आर्मर के 13 आइज खुलते हैं, पुपिल से फाइन रुइन निकलते हैं। बाइलिन के पूरे बॉडी के अराउंड स्पार्लिंग एक मिस्टीरियस पैटर्न बनते हैं। कोरेसिव व्हीलपुल आर्मर पे स्ट्राइक करते हैं, कोई डैमेज नहीं। फिर बूम, बाइलिन रोर करता है और पूरा व्हीलपुल ऑफ डेथ टूट जाता है। लॉन्ग बॉटम बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड, और बाइलिन का शॉर्ट स्लैश सीधा उसकी तरफ आ रहा था। भाई यहाँ पर ना लॉन्ग बॉटम ने अपना पावरफुल स्पेल यूज किया, रिपल ऑफ कोरिजन। एक हरी भरी ग्रीन वेव को जो ना लेलिन को ना रोकने के, लेलिन बोल रहा हूँ यार, बाइलिन को रोकने की ना कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, बाइलिन कोई आम फाइटर नहीं है। उसने अपनी लेजेंडरी बायो बूस्टिंग आर्मर एक्टिवेट की है और अपनी तलवार से वर्टिकल आई पैंथम निकाले ना और सीधा लॉन्ग बॉटम के सीने के पार कर देता है। रिजल्ट ये आता है कि लॉन्ग बॉटम का खून एकदम ना थूकना पड़ा उसे। वो एकदम ना क्या बोले उड़ जाता है, बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। मैच खत्म, बाइलिन जीता, ऐसा ही कुछ होता है। अब यहाँ पर ना लॉन्ग बॉटम जमीन पर पड़ा है, खून निकल रहा है, और वो बाइलिन को बोलता है भाई मेरे बहन के बारे में बात करनी है मुझे। क्या? अपनी बहन के बारे में बात करनी है? और यहाँ बाइलिन का दिल पिघल गया, क्योंकि लॉन्ग बॉटम की बहन बाइलिन की पहली मोहब्बत थी। वाह। बाइलिन झुकता है और तभी लॉन्ग बॉटम ने उसके चेहरे पर एक मतलब शैतानी मुस्कान लाई, और एक बोलता है वो चाहती है कि तू मर जाए, और सीधा एक क्रिस्टल मतलब बाइलिन के ना सीने पर आर पार कर देता है। एक भयंकर ग्रे लाइटिंग ब्लास्ट होता है और बाइलिन उड़ा गया सीधा सीक्रेट प्लान से बाहर। मोरल ये है कि कभी भी एनिमी के सामने झुकना मत दोस्तों, चाहे वो मतलब टूटी क्यों ना जाए। टेक्निकली लॉन्ग बॉटम चैंपियन बन गया, ग्रीन ड्रॉप काल के नाम से। सब लोग चीयरिंग कर रहे थे, काल काल बोल रहे थे सब लोग। लेलिन भी ना ये सब एक्सेप्ट कर रहा था वो, क्योंकि ना मैगस की दुनिया में कोई ऑनर कोड नहीं होता, जीतना जरूरी है चाहे कैसे भी हो। लेकिन लेलिन प्राइवेटली जानता था बाइलिन एक्चुअली ज़्यादा स्ट्रांग था। उसके पास अभी भी अंडरग्राउंड विंटर स्पाइडर आर्मर का ट्रम्प कार्ड था, जो उसने रिवील ही नहीं किया है यहाँ पर। अब ना सबसे एक्सप्लोजिव पार्ट, प्राइज सेरेमनी शुरू होती है। स्टेज सजा है, रैंक मतलब नो रैंक टू मैगस जज हैं, सब खुश हैं। लॉन्ग बॉटम से पूछा जाता है कि कौन सी गिल्ड ज्वाइन करोगे। लॉन्ग बॉटम ने ड्रामेटिक पॉज लिया और फिर बोला डार्क एल्व्स, तुम सब बेवकूफ़ हो। बूम, एकदम बॉम्ब फूट गया है वहाँ पर। उसने अपना मड मेमरेंस स्पेल एक्टिवेट किया और नो की नो रैंक टू मैगस जज को, एक इंक्लूडिंग लेलिन को ना बर्फ की स्कल्पचर में ना फ्रीज कर दिया। 1000 साल की डार्क एल्फ मैजिक्स ने बनाई हुई ये आइस थी, कोई रैंक टू मैगस भी ना इसे तोड़ नहीं सकता था। लॉन्ग बॉटम ने अपने डिस्गाइज हटाया और सब जाने कि वो असल में ना रिवॉल्यूंटरी आर्मी का लीडर है। उसकी पावर सॉलिडिफाइड स्पिरिचुअल फोर्स रैंक टू मैगस स्टेज पर मौजूद होस्ट को उसने एक ही सेकंड में ना ब्लास्ट कर दिया। मतलब अपना लॉन्ग बॉटम रैंक टू मैगस बन चुका है
और फिर उसके साथियों ने पूरा कंपटीशन साइट को जाइंट स्पाइडर सिल्क ककून में ना एकदम घेर दिया। अंदर अंदर बंद सारे मैगस, बाहर निकलना इम्पॉसिबल था। बाइलिन अब समझ गया लॉन्ग बॉटम का टारगेट सिर्फ 9 जज नहीं थे, ट्वाइलाइट जोन के 20% इलाइट मैगस के साथ ख़त्म मतलब करने का ना प्लान था उसे। ये एक ना डिवास्टिंग ब्लो होता पूरी ह्यूमन मतलब मैगस सिविलाइजेशन के लिए। और सबसे बुरा, लेलिन आइस में फ्रीज फ्रोजन लॉन्ग बॉटम के साथ ना कैद है। मतलब उसके अंदर ही कैद है। अब क्या करेगा लेलिन, उसने कुछ ना कुछ तो प्लान बना ही रहेगा इसमें भी। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है बाइलिन की तरफ। बाइलिन देखता है कि ना ये सिर्फ रेवोलेंटरी आर्मी के लोग नहीं हैं। लॉन्ग बॉटम खुद बोलता है डार्क एल्फ की मैट्रियाज पहले से ही इस पूरे एरिया में घुस चुकी हैं। उनका प्लान खून बनाओ एकदम बनाओ और डार्क एल्फ्स के सबटर्नेन वर्ल्ड पर राज करो। और लॉन्ग बॉटम बिल्कुल पागल हो चुका था। उसका चेहरा लाल, आंखों में जुनून था। बाइलेन ने एक सीटी मारी और भीड़ के अंदर से एक सोना रंग का एकदम न देव निकला। ये था अंडरग्राउंड स्पाइडर मतलब विंटर स्पाइडर एम्परर, एक बेमौत जो पल भर में ना 2 मंजिला इमारत जितना बड़ा हो गया। लॉन्ग बॉटम का रिएक्शन गुस्सा और शौक, क्योंकि ये वही मतलब सेक्रेट क्रिएचर था जो बाइलेन के पास होना नहीं चाहिए था। और लॉन्ग बॉटम का लाइफ एब्जॉर्बेशन स्पेल इतना खतरनाक था कि 2 मैगस सिर्फ स्ट्रे और एयर टच करते मतलब सूखी लाश बन गए थे। एक्टिवेट करते ही एक पल में ही बन गए थे भाई। और शुरू हुआ असली क्लास, बाइलिन ऑन हिज गोल्डन स्पाइडर वर्सेस लॉन्ग बॉटम और उसके स्पाइडर पैंथम का। ये कोई छोटा झगड़ा नहीं था। 2 रैंक 2 मैगोस की टकरार से पूरे स्टेट टूट गए थे, लोग उड़ रहे थे, सब तरफ तबाही थी। यहाँ पर ना बाइलिन लग रहा था एक एंशियंट ड्रैगन स्लेइंग नाइट की तरह। सुनहरा स्पाइडर लाल ऑरा ग्रेइस ग्रीन वॉर्टेक्स के बीच में अंदर घुसता हुआ। बाकी सब मैगस भी अपनी लड़ाई छोड़ छोड़ के मतलब देख रहे थे यहाँ पर, क्योंकि इस मैच का रिजल्ट ही डिसाइड करता कि सब बचेंगे या मरेंगे। तो सब लोग देख रहे थे। स्टेज पर वो रैंक 3 मतलब नो रैंक 2 मैगस जज अभी भी आइस में थे। एक ग्रे हेयर्ड मैगस आया, उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ से ब्लेजिंग फायरवॉल मारा स्कल्पचर पर। रिजल्ट आइस थोड़ी सी भी नहीं पिघली। एफबीएस की ये ठंड रैंक 2 स्पेल थी और नॉर्मल फायर का कुछ असर ही नहीं था यहाँ पर। तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ऊपर से लॉन्ग बॉटम के डार्क एल्फ गार्ड ने उस बेचारे मैगस को डैगर घोंप के मार दिया। बाकी सब ने हिम्मत हारी और रेस्क्यू का प्लान ही उन लोगों ने हटा दिया। अब ना शिफ्ट होता है कैमरा कंपटीशन एरिया के बाहर। होरिजन पर एक काली लाइन नजर आई और जब वो पास आए तो पता चला कि डार्क एल्फ की पूरी आर्मी थी, मैट्रियाज भी और खुद आनिया भी आई थी। अबे भाई खुद आनिया आई है। अब क्या अपना गार्डियन ऑफ द रियलम उठेगा यहाँ पर, आएगा क्या? आनिया ने कमांड दिया, एक भी इंसान बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन तभी बूम, ब्राउनिश येलो लाइट फ्लैश की और जमीन में जाइंट ट्रेंचेज और अर्थन स्पाइक निकले। डार्क एल्फ नाइट के घोड़े उसमें घुस गए। कोई मतलब छेड़ मतलब ना छिड़ गया था, कोई फंस गया था। 3 प्रोटेक्टर ईस्ट वेस्ट साउथ के हवा में अपीयर हुए। और फिर गार्डियन ऑफ द रियलम भी आ गया। बोला था ना गार्डियन ऑफ द रियलम। एक बुढ़ा कमजोर मरने वाला लगता था, लेकिन आन्या ने देखा तो उसका दिल कांप गया। गार्डियन ने आन्या को ताना मारा, मैंने देख लिया तूने डार्क एल्वेन क्राउन यूज किया अपनी ही सेना को मतलब अंधेरे में रख के। डार्क एल्वेन क्राउन ये एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट है जो पूरी आर्मी का ऑरा छुपा सकता है, लेकिन हर 50 साल में सिर्फ एक बार यूज हो सकता है। इतनी बड़ी चल मतलब इतना बड़ा चाल चल लिया था उसने। आन्या ने बिना टाइम वेस्ट किए अटैक किया। उसकी पाम में एक डेवरिंग फोर्स थी जो किसी भी ना मैगस को ना एकदम सुखा देती थी। गार्डियन ने फ्लोटिंग लाइट एकदम शील्ड बनाई और दोनों की टक्कर से जमीन कांप उठी, स्पेल एकदम ना स्पेस हिल गया। आनिया बोल रही थी, कितना और टिकोगे बुढ़े? और दोस्तों यहाँ आता है ना सबसे इमोशनल पार्ट। बाकी 3 प्रोटेक्टर ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले एक डिसीजन लिया। उन्होंने अपने शरीर से ग्रीन थ्रेड्स निकाले और गार्डियन से जुड़ी एकदम जोड़ ली और अपनी पूरी जीवन शक्ति गार्डियन को दे दी। गार्डियन एक पल में जवान और ताकतवर हो गया, लेकिन 3 प्रोटेक्टर बुढ़े होने लगे थे तेज तेज। ये था उनका सेक्रीफाइस, अपनी जिंदगी देकर अपने गार्डियन को बचा रहे थे वो।
आन्या ने ये देखा और समझ गई आज के बाद ये चारों मैगस दुनिया में नहीं रहेंगे। और यहाँ पर ना आनिया एक टेरिफाइंग मूव भी लेती है। उसने अपनी पीठ से एक डार्क ग्रे शैडो फैलाया पूरे एरिया पर, और उस शैडो में पेड़ जानवर सब राख हो गए। ये था उसका विटलिंग डोमेन, एक फॉल्स डोमेन जो दुश्मनों की जीवन शक्ति चूस लेता था और अपने डार्क एल्फ नाइट को और भी न ज़्यादा ताकतवर बना देता था। गार्डियन ने अपना गोल्डन सन डोमेन निकाला और दोनों के डोमेन की टक्कर से स्पेस खुद न कांप उठी। कंपटीशन एरिया के बाहर मैगोस लड़ रहे थे, अंदर वाले फंसे थे, और वो बड़ा वाइट ककुन टूटा नहीं जा रहा था किसी से भी। चाहे कोई भी स्पेल मारो, अंदर से छोटी छोटी स्पाइडर अगर टूटी फूटी जगह को न रिपेयर कर देती थी तुरंत। विनाश और आरॉन बैक टू बैक खड़े होकर न सब संभाल रहे थे। आरॉन की मीटियोर स्वॉर्ड से वाइट लाइट ब्लेड निकल रही थी, हर तरफ से ना अटैक हो रहा था। यहाँ पर आरॉन को समझ आ गया कि पूरे एरिया में इनविजिबल थ्रेड बिखरे हुए हैं जो सबकी ना स्पिरिचुअल और मैजिक फोर्स चूज कर एक बड़े स्पेल फॉर्मेशन को ना चला रहे हैं। लेकिन फॉर्मेशन का सेंटर ढूंढना इम्पॉसिबल था, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मैगोस, शायद एक रैंक 3 डार्क एलिमेंट मेट्रियाज, अपनी पावर से उस सेंटर को ना प्रोफेसी से ना छुपा रही थी। आरन सोच रहा था, ये तो बिल्कुल अंधेरी रात है, कहाँ से ढूंढूंगा इसको मैं। अंदर बाइलिन और लॉन्ग बॉटम की लड़ाई अपने क्लाइमेक्स पर आ गई थी। लॉन्ग बॉटम ने अपने सबसे खतरनाक मूव किया, स्पाइडर पैंथम यूज उसके अंदर एकदम समा गए। उसका चेहरा भयंकर हो गया और उसने कास्ट किया, ऑल लिविंग थिंग डिसइंटीग्रेट रिटर्न टू द अर्थ। पर पूरी जगह ना मौत की खामोशी छा गई। यहाँ पर लॉन्ग बॉटम एक ग्रिम रिपर की तरह ना चल रहा था। वहाँ पर एक पाम से बाइलिन उड़ा, खून थूका, गिरा, वो कुत्ते की तरह मार रहा था बाइलिन को। और फिर लॉन्ग बॉटम ने निकाली एक काली बोतल, छोटी मुंह वाली। उसने वो बोतल ना अंडरग्राउंड विंटर स्पाइडर एम्परर आरू की तरफ की, और रूइनिक चेन निकली जो आरू के पूरे बदन को ना लपेट लिया। आरू बाइलिन एकदम चिल्लाया, इतने सालों की साथी, इतने एडवेंचर, इतने प्यार, और वो बस देख सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। उसके अंदर लॉन्ग बॉटम का डेथ डिके स्पेल चल रहा था, जीवन शक्ति खा रहा था उसका। आरू सूख के उस बोतल में ना समा गया। एक पल में सब खत्म हो गया। यहाँ पर लॉन्ग बॉटम ने बाइलिन के चेहरे पर पैर रखा, जमीन में एकदम ना डाल दिया उसे, और बोला, वो सबसे ना सब जो सालों से ना दिल में था वो बोल रहा था। यहाँ पर बोलता है, बैरन ने तुझे क्यों चूज किया, ब्लेजिंग हैमर ने तुझे क्यों रखा, लेलिन ने तुझे क्यों चूज किया। ये था असली दर्द, जेलेसी नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान का दर्द जो हमेशा ना सेकेंड चॉइस रहा। और फिर उसने बाइलिन की ना लिटरली उसने पत्नी का भी जिक्र किया। चिंता मत करो, मैं उसका ध्यान रखूंगा। बाइलिन की रंगें फूट पड़ी, लेकिन वो हिल भी नहीं सकता था। लॉन्ग बॉटम का बहुत बार बार उसके चेहरे पर न पड़ रहा था। वो जूते मारे जा रहा था, बूट मारे जा रहा था। अब दर्दनाक मोमेंट देखते हैं। आरोन एकदम लड़ रहा था, कोरोसिव स्पेल की वजह से उसका गोश्त गल रहा था, और उसने देखा कि विनाश गिर गई है। पास आया तो देखा कि तलवार उसके सीने में घुसी हुई थी, सीधा दिल के पास। आरोन चिल्लाया, मैं ठीक करता हूँ, तुझे तुझे रुक जा थोड़ी देर। लेकिन यहाँ पर विनाश ने खून से भरी हाथ उठाई और रोका उसे। उसने कहा, सिर्फ मेरी मौत से सेक्रेट फ्लेम जुड़ सकती है, मीटियर स्वॉर्ड के सब हिस्से एक हो सकते हैं, तभी तू लॉन्ग बॉटम से लड़ सकता है। आरोन का हाथ कांप रहा था, आंखों से आंसू चीखे जा रहा था, वो रोए जा रहा था। बोलता है, कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं नहीं, कोई और रास्ता होगा, जरूर होगा। लेकिन विनाश का फैसला हो चुका था। यहाँ पर न खून से भरी हाथ से उसने आरोन का चेहरा छुआया और मुस्कुराते हुए बोलती है, एक अकेली जान देकर पूरा ट्वाइलाइट जोन बचेगा, तो हेजिटेट क्यों करूं मैं। आरोन रोता हो रहा और बोलता है, तू ये मेरी वजह से कर रही है ना। विनाश ने एक आखिरी बार कहा, ये अनोखी तकदीर, हम दुश्मन थे फिर भी प्यार हो गया। और उसका हाथ गिर जाता है। यहाँ पर विनाश की जीवन शक्ति सीधा आरोन में गई, सेक्रेट फ्लेम तेज घूमने लगी, और आरोन ने रैंक 2 मैगोस की बोटलनेक तोड़ दी। स्नैप के साथ मीटियोर स्वॉर्ड के तीनों हिस्से जुड़ गए, एक भयंकर क्रॉस शेप्ड स्वॉर्ड बना जो ऑलमोस्ट मैजिक वेपन लेवल का था। आरोन ने एक चीख मारी और पूरी बैटलफील्ड में घुस गया, तूफान की तरह। जो भी रास्ते में आया, ट्वाइलाइट जोन का हो या डार्क एल्फ का, हवा में घुल गया।
लॉन्ग बॉटम बाइलेन को ख़त्म करने ही वाला था, तभी आरॉन की सिल्वर आर्क आ गई। लॉन्ग बॉटम ने सोचा, एक और रैंक टू मैगस। उसके प्रोटेक्टिव शील्ड था, और उसका जो प्रोटेक्टिव शील्ड था ना, वो भी कागज़ की तरह ना फट गया। तलवार लॉन्ग बॉटम की आंखों के पास तक पहुंचा और उसकी आंख के नीचे से खून बहा। पहली बार लॉन्ग बॉटम को खून आया। पूरी लड़ाई में यह पहला मोमेंट था जब वो एक्चुअली डर रहा था। आरॉन वापस आया बाइलेन के पास और बिना एक वर्ड के मीटियोर सोड बाइलेन को दे दी। बाइलेन बोलता है वो, तेरे हाथ में ये ज़्यादा पावरफुल होगी। बाइलेन ने आरॉन की आंखों में देखा। वो मतलब न आंखें को न मतलब खाली थी, उसकी आंखें अंदर से टूट चुकी थी और दिल में कुछ हुआ था उसके। लॉन्ग बॉटम ने देखा, एक रैंक टू मैगस और एक पावरफुल स्वॉर्ड, और उसने लिया अपना सबसे खतरनाक फैसला। अपने पीठ के स्पाइडर पैंथम ने खुद लॉन्ग बॉटम को काटना शुरू किया, उसकी लाइफ फोर्स चूस के। यहाँ पर ना लॉन्ग बॉटम हड्डियों का ढांचा तो बनता गया था, लेकिन उसकी पावर एकदम बढ़ रही थी। ये था डार्क एल्वन रिचुअल ऑफ लाइफ। अपनी जिंदगी मदर ऑफ एबीएस को दे दो और एक बार के लिए पीक पावर पाओ, चाहे बाद में मौत ही क्यों ना हो। बाइलिन ने मीटियोर शॉट से लॉन्ग बॉटम को काटा, कुछ नहीं हुआ। आरोन ने सेक्रेट फ्लेम जलाई, लॉन्ग बॉटम के कपड़े रिंग सब पिघल गए, लेकिन बॉडी बिल्कुल सही था। रिचुअल की वजह से लॉन्ग बॉटम का बॉडी अब सिर्फ एक पपेट था। उसकी असली लाइफ एबीएस में थी। फिजिकल डैमेज उस पर काम ही नहीं करता। आरोन ने समझाया, कोर अभी ट्रांसफर हो रही है और एक वीक पॉइंट होगा, मैं मार्क करूंगा, तू मार। आरोन पागलों की तरह लॉन्ग बॉटम पर कूद पड़ा। लॉन्ग बॉटम ने मुक्का मारा, लेकिन आरोन के बॉडी से सिल्वर बोन पियर्सिंग निकले जो सीधा लॉन्ग बॉटम में घुस गए। आरोन खुद भी ना एकदम घायल हो रहा था। नाक मुंह से खून आ रहा था, बॉडी टूट रही थी, लेकिन वो लॉन्ग बॉटम को पकड़े रहा। आखिरी बार मुस्कुरा कर बोलता है वो, विनाश आ रहा हूं मैं, और एक सिल्वर मार्क किया लॉन्ग बॉटम के पीठ पर। सिल्वर एकदम वाइट स्पाइडर टैटू के पेट पर। यहाँ था ना वो मोमेंट जिसके लिए ना बाइलिन ने मीटियोर सोड थामी। सिल्वर वाइट फ्लेम्स निकले, पूरे बैटलफील्ड रुक गई। सब ने देखा, बाइलिन के पीठ के विंग खुले, वो आसमान में उड़ा एक लाल मीटियोर की तरह, और फिर सीधा स्पाइडर टैटू के मार्क्ड स्पॉट पर तलवार घोंप दी। स्पाइडर पैंथम चिल्लाया, तड़पा और काले धुएं में बिखर गया। लॉन्ग बॉटम के मुंह से सिर्फ गार्गलिंग की आवाज आई, आंखों की रोशनी बुझी और बूम, लॉन्ग बॉटम गिर गया हमेशा के लिए। वायलिन ने कहा सिर्फ इतना ही, हम जीत गए। लेकिन उसके अंदर कुछ तो टूट चुका था, एक खालीपन था। और फिर आरॉन, जिसके दोनों हाथ लाल थे, आंखें सफ़ेद हो गई थी, जमीन पर गिर गया। खून का दरिया बह रहा था यहाँ पर उसके नीचे। और आखिरी बात जो उसने कही, डार्कनेस अभी ख़त्म नहीं हुई है, संभल के रहो। और यहाँ पर ना बाइलिन आरॉन को उठाता है, रोता है, हीलिंग करता है, मतलब रोते हुए हीलिंग करता है। और फिर आरॉन आंखें खोलता है और बोलता है कि मैं जिंदा हूँ। बाइलिन आंसू पोंछते हुए हंसता है, तू मेरा प्रॉपेट है, मेरी इजाज़त के बिना कैसे मरेगा। लेकिन आरॉन का चेहरा फिर से ना डर से भर गया। खतरा अभी भी यहाँ है, बहुत पास है, वो बोलता है। और तब तालियों की आवाज़ के साथ एक मतलब ना लेलिन ना खुद चलता हुआ आता है वहाँ पर, एक शहंशाह की तरह। बाइलिन पहले खुश हुआ, बोलता है मास्टर लेनिन आप ठीक हैं। लेकिन फिर उसने देखा, नो आइस स्कल्पचर में से एक फूट गया, अंदर सिर्फ एक पपेट था। लेनिन कभी फ्रोज नहीं था, मतलब था ही नहीं वो पपेट था उस स्कल्पचर में। असली लेनिन कहीं और था पूरे टाइम से। लेनिन ने उंगली चटकाई और चारों तरफ से नेचर अलायंस के मैगस निकल आए, स्टेज के नीचे से, सीट के पीछे से, अंधेरों से। ये लोग पूरी तरह से फ्रेश थे और उन्होंने एक पाम में डार्क एब्स और बाकी सबको न ख़त्म कर दिया, और ऊपर से स्पाइडर ककून को और भी ज़्यादा न सील कर दिया। अंदर वाले मैगोस अब बिल्कुल बंद हो गए थे। बाइलिन ने पूछा, आप एक रिस्पेक्टेड लीडर हैं, क्यों, मतलब क्यों कह रहा था। लेनिन मुस्कुराते हुए कहता है, इतनी लंबी नाटक के बाद डायरेक्टर को स्टेज पर आना ही पड़ता है। नाटक? बाइलिन का दिल बैठ गया ये सुनकर। एक बेवकूफ़ हीरो और मूर्ख मैगोस की कॉमेडी, ये था लेलिन का अल्फाज। क्या बोल रहा है, एक बेवकूफ़ हीरो और एक मूर्ख मैगोस की कॉमेडी, ये बोल दिया उसने सीधा। फिर लेलिन ने बाइलिन की गर्दन की तरफ न इशारा किया और एक सोना सिक्का वहां से निकल के सीधा लेलिन के हाथ में आ गया।
वो पुराना गोल्ड कॉइन जो लेलिन ने पोर्टर टाउन में दिया था, वो एक ट्रैकिंग और डेस्टिनी कंट्रोल डिवाइस था पूरे टाइम। बाइलिन ने पूछा, ये सब शुरू से प्लान था? लेलिन ने कहा, पोर्टर टाउन में नहीं, लेकिन जब मैंने जाना कि तू चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है तभी प्लान बना लिया। ये था असली राज। लेलिन ने पूरी रिवोल्यूशन, लॉन्गबॉटम के राइज और फॉल, बाइलिन की जीत, सब को एक केयरफुल्ली स्क्रिप्टेड प्ले की तरह ना डायरेक्ट किया था। बाइलिन को सिर्फ एक काम करना था, लॉन्ग बॉटम को हराना। और जब वो काम हुआ, बाइलिन की डेस्टिनी का काम खत्म, और डेस्टिनी के बिना वो सिर्फ एक आम इंसान था। लेनिन ने एक पंच मारी, बायो बूस्टिंग आर्मर बिखर गई, मीटियोर स्वॉर्ड उड़ा और बाइलिन गिर गया। यहाँ पर आरोन के रिंग से ग्रेट मैगस मर्लिन निकला, जो असल में लेलिन का ही एक अवतार था। आरोन को याद आया वो पुराना वादा, मर्लिन के टुकड़े जोड़ने के बाद एक और काम करना था। वो काम था सेक्रेट फ्लेम वापस देना। आरोन समझ गया, उसकी पूरी जिंदगी इनहेरिटेंस, सेक्रेट फ्लेम, विनाश से मुलाकात, सब लेलिन की राइटिंग थी। लेलिन ने आरोन के कॉन्शियसनेस, मतलब चेतना, मतलब सेक्रेट फ्लेम ने खींच ली वहां से। आरोन दर्द से तड़प रहा था, चेहरा भयंकर हो गया। रैंक 2 से रैंक 1 और फिर सीधा एक्लोइटी। एक पल में सब कुछ खत्म। विनाश की सोल उसके नेकलेस में, एक और सोल पुरानी नोटबुक में। आरोन की सोल लेलिन ने माथे पर पॉइंट किया और वो भी उड़ गया। 3 टूटी हुई सोल प्लस सेक्रेट फ्लेम प्लस डेस्टिनी की पावर, कॉइन ऑफ डेस्टिनी को अपग्रेड करना, ये था लेलिन का असली मकसद। पूरे रेवोल्यूशन, पूरी लड़ाई, इतने लोगों की मौत सिर्फ एक काम के लिए, वो था डेस्टिनी को अपडेट करना। लेलिन ने इंचांटेशन पढ़ा, एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बनी। तीनों सोल सेक्रेट फ्लेम और डेस्टिनी पावर के साथ कॉइन ऑफ डेस्टिनी में समा गए। बाइलिन ने एक बार फिर लड़ा, लेकिन एयरवेव्स ने ही उसे उड़ा दिया कहीं दूर। जब सब खत्म हुआ, कॉइन वहीं था, लेकिन अब उसमें कुछ अलग था, कुछ गहरा, कुछ कॉस्मिक। लेलिन ने कॉइन हाथ में लिया, मिट्योर स्वॉर्ड भी खुद आ गई उसके पास और मुस्कुराया वो। पहले लेनिन ने अपना एक और काम किया, मीटियोर स्वॉर्ड को फाइनलाइज किया। उसने अपना इनेट स्पेल टॉक्सिक बाइल सीधा स्वॉर्ड में डाला। वो भयंकर काला जहर जो नॉर्मली पूरे एरिया में फैलता था, अब स्वॉर्ड के अंदर बंद गया था। रिजल्ट, अब जो भी इस काली तलवार से काटा जाएगा तुरंत जहर से भर जाएगा वो। लेलिन के हाथ में अब एक वेपन था जो अटैक और पॉइजन दोनों एक साथ करता था। और फिर लेलिन ने बाइलिन की तरफ देखा, आखिरी काम बाकी था। बाइलिन डरा नहीं, सीधा आंखों में देख कर बोला, टॉयलेट जोन का न्याय होगा, तुम्हें सजा मिलेगी। लेलिन हंसता है और बोलता है, मेरी जीती गई जो भी चीजें हैं ना, वो गाई जाएंगी। पीछे के अंधेरे कहानियों को कौन पूछेगा। एक काली लहर और बाइलिन का सर कट गया। उसका खून कॉइन ऑफ डेस्टिनी पर गिरा और कॉइन की चमक फीकी और पुरानी हो गई, जैसे एक एंटीक बन गया हो। चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी का बलिदान, कॉइन ऑफ डेस्टिनी कंप्लीट। बाइलिन पूरी स्टोरी का हीरो था और लेलिन ने उसे एक इंग्रेडिएंट की तरह यूज करके ख़त्म कर दिया। ये था लेलिन का सच्चा रूप भाई। एआई चिप ने कॉइन स्कैन किया, लेकिन खुद चिप भी पूरी तरह एक्सेस नहीं कर सका इसके पावर को, क्योंकि डेस्टिनी और तकदीर ये चीज़ें डाटा में नहीं आती। ये था एक यूनिक मैजिक आइटम, मैगस दुनिया में एक स्पेशल कैटेगरी जो मैजिक आर्टिफैक्ट से अलग होती है। कुछ वीक होते हैं और कुछ टेरिफाइंग पावरफुल होते हैं। कॉइन ऑफ डेस्टिनी फ्यूचर की राह दिखा सकता था अनसर्टेन रिजल्ट के साथ। लेलिन ने इसे बैग में रखा और आगे बढ़ गया। लेलिन ने नेचर अलायंस मैगस को ऑर्डर दिया, डार्क एल्व्स और रेवोल्यूटरी आर्मी को ख़त्म करो। ट्वाइलाइट जोन मैगस को झुकने से मना करे, उन्हें भी मार दो। मतलब यहाँ पर जो जो झुकने के लिए मना करेंगे, चाहे किधर के भी हों, ट्वाइलाइट जोन के हों या उधर के हों, सबको मार दो। ताकि मतलब न, यहाँ पर आगे देखते हैं, थकी हुई ट्वाइलाइट जोन की आर्मी के पास कोई चांस नहीं था फ्रेश नेचर अलायंस के सामने। 8 फ्रोजन रैंक 2 मैगस जज को और ज़्यादा ना सील करके हेडक्वार्टर ले जाने का ऑर्डर दिया गया यहाँ पर, ताकि बाद में उनसे ना इंफॉर्मेशन निकाल सके। और जो मैगस बचे उन्होंने अपने स्पिरिट सोर्स लेलिन को दे दिए, वरना मौत तो पक्की थी। बाहर गार्डियन और डार्क एल्व्स की लड़ाई का क्या हुआ वो देखते हैं। लेलिन ने कम्युनिकेशन आर्टिफैक्ट से मैसेज भेजा, जवाब आया, दोनों साइड हैवीली इंजर्ड हैं, डार्क एल्व्स वापस गई, परस्यू करना पॉसिबल नहीं।
लेलिन खुश था, ये उसके 3 एंटिसिपेटेड सिनेरियोज में से सबसे बेहतर था। और फिर उसने अपनी नेचर अलायंस मैगस को एक इंस्पायरिंग स्पीच दी, पूरा ट्वाइलाइट जोन हमारा होगा। लोग जो न हेजिटेट थे उनकी आंखों में भी न एम्बिशन की आग जल उठी। लेलिन जानता था कोई भी लिविंग बींग लालच से बच नहीं सकता। बाहर की दुनिया में खबर फैल गई कि लॉन्ग बॉटम ने डिस्गाइज में कंपटीशन जीता, 9 जजेज को फ्रीज किया, डार्क एल्व्स ने हमला किया और बहुत नुकसान हुआ। गार्डियन ऑफ द रेलम और प्रोटेक्टर सब गायब हो गए। और इस पूरे केओस में लेलिन एक सर्वाइविंग रैंक 2 मैगस हीरो की तरह उभरा, डार्क एल्व्स के खिलाफ बोलने वाला, इंसाफ मांगने वाला। बाकी सब मैगस खुद आके लेलिन के लेलिन से न यहाँ पर न आकर जोड़ने लगे। लेलिन विलन है लेकिन दुनिया उसे हीरो समझ रही है। लेकिन लेलिन एक और न काम करने गया, गार्डियन ऑफ द रियलम और लोगन, ये दोनों ना छुपे हुए हैं एक गहरी जगह पर। लेलिन ने दोनों को ढूंढ लिया, दोनों घायल, थके, एकदम मुश्किल से ही जिंदा थे। लोगन ने पूछा, तू डार्क एल्व्स का है या हमारा? लेलिन बोलता है, डार्क एल्व्स मेरे खरीदने के लिए काफ़ी अमीर नहीं है और ट्वाइलाइट जोन मेरे लीडरशिप में ग्लोरी देखेगा। गार्डियन मुस्कुराते हुए बोलता है, आंखों में विजडम थी उसकी। वो बोलता है, तो ठीक है, आगे बढ़। लेलिन ने एक बार झुक के सलाम किया और उस बुड्ढे को जिसने पूरी जिंदगी ट्वाइलाइट जोन के लिए दी थी। और फिर काला अंधेरा छा गया। गार्डियन और लोगन दोनों खत्म। गार्डियन और प्रोटेक्टर के जाने के बाद ना कोई सॉलिड लीडरशिप नहीं थी। मैगस, एक्लोइटी, कॉमन सोल्जर सब एक मिक्स्ड क्राउड थे। पीछे से एम्बिशियस लोग साजिशें बना रहे थे, लेलिन के खिलाफ र्यूमर फैल रही थी। लेलिन ने सुना, मुस्कुराया और बोला, करने दो, थोड़ी देर में सब खुद समझ जाएंगे। और तब उत्तर की तरफ से आसमान में एक काला निशान उभरा। एक और भयंकर ताकत दोनों फौज पर आ गई। आनिया, डार्क एल्फ्स की एम्प्रेस, खुद मैदान में उतरी। उसकी आवाज़ मीठी लेकिन बर्फीली थी। उसने पूछा, तुम्हारा कमांडर कौन है? उसे भेजो। लेकिन सिर्फ उसकी आवाज़ की ताकत से आम सोल्जर बेहोश होने लगे, बाल झड़ गए, खून निकला, एक्लोइटी गिरने लगे। सिर्फ ट्रेंड मैगोस खड़े रह सके, वो भी हाफ स्टैंड में। उसका फॉल्स डोमेन चल रहा था, ह्यूमन कैम्प की लाइफ फोर्स खींच के अपने अंदर ले रही थी। लेलिन ने देखा, अपने ही हाई रैंकिंग मैगोस टेंट में टेलीपोर्टेशन स्पेल तैयार कर रहे थे, भागने की तैयारी कर रहे थे। लेलिन ने हंस के बोला, लड़ाई शुरू भी नहीं हुई और भाग रहे हो? लेकिन वो समझ ही गया कि लोगन ने सोचा था आनिया बैडली इंजर्ड है। अब देखा कि वो ना मैदान में खुद है तो डर तो होगा ना भाई। लेकिन हवा में उड़ा और फिर रोर किया उसने। एक ऐसा ऑरा निकला, किसी एंशियंट प्रीडेटर ने ना आंखें खोली हो ऐसा वाला। पूरी दुनिया ने कांप उठी। ब्रॉड लाइन स्किल, यहाँ पर इंटीमेटिंग गेज ये नाम का ना स्पेल यूज किया था। और एआई चिप ने अपडेट दिया, लेलिन फार्लियर, रैंक 3 वॉरलॉक, पावर 23.6, एजिलिटी 20.1, फिजिक्स 35.7, वाइटलिटी 203, मैगस पावर मैजिक पावर 203। लेलिन ने गार्डियन की हत्या से पहले ही सीक्रेटली रैंक 3 एडवांस कर लिया था। ओ भाई, ये रैंक 3 बन गया है ऑफिशियली। रैंक 3 बन गया। जाइंट सरफेन ब्रीथ पोशन, टॉप रिसोर्सेज, कीमियन पुपिल का नेक्स्ट लेवल, ट्री ऑफ विजडम का ज्ञान, सब एक साथ काम आ गया। इंटीमेटिंग गेज ये क्या करता है देखते हैं। रैंक 1 मैगोस की पावर 50% कम हो जाती है, रैंक 2 मैगोस की 30% कमज़ोर पड़ जाते हैं और सेम रैंक वाले भी 10% रिड्यूस हो जाते हैं। डार्क एल्फ नाइट जमीन पर घुटने टेकने लगे, जैसे आसमान से कोई देव इन्हें न देख रहा हो। मेट्रियाज के चेहरे डर से सफ़ेद पड़ गए। आनिया, डार्क एल्फ्स की ताकतवर एम्प्रेस, पहली बार शौक देखी। लेलिन ने आनिया को गौर से देखा और पहचान लिया। वो बैडली इंजर्ड थी, रूइन टैटूज से छुपाया हुआ था दर्द, लेकिन छुपता नहीं। और फिर आनिया ने कुछ ऐसा कहा जो दिल को छू गया। उसने बताया, जब मैं छोटी थी, हर सर्दी में डार्क एल्फ्स वॉरियर जाते थे युद्ध में। माँ कहती थी, दक्षिणी में एक बड़ा इंसानी एम्पायर है जो हमारी ज़िंदगी से लड़ रहा है। मैंने तभी ठान ली थी, मैं अपनी गम को इस चक्रव्यूह से निकालूंगी, लेकिन आज मैं नहीं कर सकती। आनिया की आंखों में आंसू थे। वो एम्प्रेस नहीं थी उस पल,
सिर्फ एक थकी हुई औरत थी। आनिया ने अपना सर झुकाया लेलिन के सामने और बोली, क्या तुम प्रॉमिस करते हो डार्क एल्व्स की नस्ल बचाओगे? लेलिन ने एक पल रुक के हाँ में सर हिला दिया, लेकिन मन में जानता था इकोलॉजी लेबोरेटरी में सर्वाइवल ये गारंटी नहीं दे सकता वो। मतलब वो कहना चाह रहा है इकोलॉजी लेबोरेटरी में वो मतलब ज़्यादा फंसा रहता है ना, तो गारंटी नहीं दे सकता वो। आनिया मुस्कुराई, क्राउन एकदम चमका और लेलिन ने हाथ उठाया। लेलिन ने एक भयंकर सोना स्पाइडर मैडन एकदम मैदान में उतार दिया। भयंकर सोना वाला स्पाइडर आरू अंडरग्राउंड विंटर स्पाइडर एम्परर जो लॉन्ग बॉटम ने सील किया था। लेलिन ने सील तोड़ा और अपना बना लिया था। आरू के आते ही डार्क एल्व्स के सारे अंडरग्राउंड विंटर स्पाइडर बेकाबू हो गए। कुछ तो अपने ही राइडर को काटने लगे और शायद सबका कॉमन एंसेस्टर था वो, और अब वो लेलिन का वेपन था। लेलिन के बॉडी पर काले स्किल्स निकले, आनिया से टकराए। जमीन पर दोनों फौजें भी एक दूसरे पर टूट पड़ी। और यहाँ पर ट्वाइलाइट जोन साल 5782 मैगोस लेलिन फार्लियर ने ह्यूमन आर्मी को लीड किया। डार्क एल्व्स की एम्प्रेस आनिया को समेत तमाम मार्टियाज को हरा दिया और अनेक प्राणों को न आहुति में न एक नया इतिहास लिखा गया। इतिहास क्या बोल रहा है भाई। आगे देखते हैं। पूरे सेंट्रल रीजन में जो भी लोग लेलिन के अगेंस्ट थे, जो गिल्ड सीक्रेटली उसके खिलाफ साजिश कर रही थी, सब एकदम चुप हो गए, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि ना एक नया प्रोमोटेड रैंक 3 मैगस जो फुल्ली वाइटलिटी में हो, वो इजीली किसी भी गिल्ड को तबाह कर सकता था। कोई भी उसे डायरेक्टली टक्कर लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। और फिर क्या हुआ? जो मैगस दूसरी गिल्ड से बचे थे, कुछ रैंक 2 जजेस भी थे उनमें, वो सब आगे आए और उन्होंने पब्लिकली कंफर्म किया कि लेलिन ने जो भी कहा था वो सब सच था। इससे लेलिन के ऊपर जो भी शक था वो एकदम न ख़त्म हो गया। ये लोग फूल नहीं थे, क्या बोले, गधे नहीं थे। उन्होंने सिचुएशन समझा और लेलिन को आगे उसके आगे ना झुक गए। जो नहीं झुके वो युद्ध में शहीद हो गए और क्या बोले, क्वेश्चन मार्क बन गए भाई। ट्वाइलाइट जोन साल 5083 5783 लेलिन को ऑफिशियली गार्डियन ऑफ द रियलम यानी रियलम का रक्षक घोषित कर दिया गया। पूरे सेंट्रल रीजन के मैगस इस एक इवेंट के लिए गवाह बने। अब लेलिन अकेला रूलर था ट्वाइलाइट जोन के सारे मैगस का। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करो। लोग सिर्फ उसकी ग्लोरी याद रखेंगे, डार्क एल्व्स को हराने की अचीवमेंट, जो सेक्रीफाइसेस थे, जो अंधेरे काम लेलिन ने किए थे, वो सब भूल जाएंगे। बाइलिन, आरोन, बिनास और पुराना गार्डियन, इनके नाम दब गए लेलिन की हिस्ट्री के नीचे। यही होता है पावर के साथ, सच और झूठ की लाइन ब्लर हो जाती है। गार्डियन बनते ही लेलिन का पहला आदेश था नेचर अलायंस को ट्वाइलाइट जोन की कोर स्टैंड बनाना। उसने सेंट्रल रीजन की दिल में नेचर अलायंस एकेडमी बनवाया। फिर क्या हुआ? बड़े बड़े गिल्ड जो नेचर अलायंस के साथ फ्रेंडली थे, उन्होंने अनाउंस किया कि वो मर्ज हो रहे हैं एकेडमी के साथ। जाहिर है ये सब लेलिन की बैकग्राउंड में कंट्रोल की वजह से हुआ था। अब लेलिन ने साउथ कोस्ट को जो मॉडल देखा था एकेडमी सिस्टम, उसे ट्वाइलाइट जोन में इम्प्लांट किए। इस सिस्टम की खासियत क्या थी कि मास्टर डिसाइपल वाली स्लेवरी ख़त्म, बड़े क्लासरूम में ज़्यादा स्टूडेंट, गिल्ड के मेडिटेशन टेक्निक सबके लिए अवेलेबल, रोमिंग मैगस भी फ्रीली ज्वाइन कर सकते हैं। गिल्ड बहुत नैरो माइंडेड थे, एक ही मेडिटेशन टेक्निक फॉलो करते थे, वरना उनसे ना ऑब्ट्रैक्ट हो जाते। एकेडमी में ये प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहाँ ना लेलिन की एक रियल चालाकी समझो। जब गिल्ड एकेडमी में मर्ज हुए तो रूल था कि ना अपनी यूनिक मेडिटेशन टेक्निक और रिसर्च कंट्रीब्यूट करो। और ये सब कहाँ गया? सीधा लेलिन के एआई चिप के डाटाबेस में, एकदम स्मूथ मूव से। पूरे ट्वाइलाइट जोन की मेडिटेशन टेक्निक और हाई लेवल रिसर्च सब लेलिन की झोली में गए। यही है लेलिन का स्टाइल, क्या बोलें। और साल 5785 आया, 84 चल रहा था, आया। लेलिन ने फील किया कि अब ना वक्त आ गया है। उसने गार्डियन ऑफ द रियलम की हैसियत से एक अपील भेजी, नॉर्थ रीजन वापस लेने का कमांड। लेकिन दोस्तों ये नोटिस करो, आनिया को मरने के बाद लेलिन इमीडिएटली नॉर्थ अटैक करने नहीं गया था, क्योंकि ना वो स्मार्ट था। उसने सोचा अगर मैं अब अटैक करूं तो मेरिट का फ़ायदा कोई और उठाएगा।
मतलब यहाँ पर पहले गार्डियन ऑफ द रियलम का टाइटल लो, फिर अटैक करो, और तब तक डार्क एल्व्स खुद अपनी प्रॉब्लम में उलझे रहेंगे। ड्वार्फ्स और गेनोमिस से लड़ती रहेंगी, आपस में भी लड़ते रहेंगे, वो पहले ही वीक हो गए होंगे। अब जब लेलिन का ऑर्डर आया, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, साउथ सब रीजन ने अपनी आर्मीज भेजी। वेस्ट और साउथ थोड़ी एम्बिशियस थी पहले, लेकिन उन्हें भी समझ आ गया कि लेलिन के साथ रहना ही सेफ है। नॉर्थ ट्वाइलाइट जोन में लेलिन की आर्मी ने माँ एकदम अटैक किया। नीट, ऑर्डरली, पावरफुल डार्क एल्व्स की एम्प्रेस 3 साल पहले मर चुकी थी, इसलिए ज़्यादातर डार्क एल्व्स नॉर्थ से विड्रॉ कर चुके थे। जो बचे थे कुछ स्टबबर्न डार्क एल्व्स और ड्वार्फ्स गेनोमिज लेलिन की मैसिव आर्मी के आगे डस्ट के बराबर थे। और आर्मी पहुंची पोटी सिटी तक। वही पोटी सिटी, वहाँ शहर जहाँ ना पहले प्रोटेक्टर यार्ड मतलब मारा गया था। डार्क एल्व्स के फ्लैग अभी भी ना वहाँ लग रहे थे। लेलिन ने ऑर्डर दिया, आज नहीं कल अटैक करेंगे। अपना गोल टेंट लगाया और आराम किया, मतलब अपने आराम करने लिया उसने। लेलिन मेडिटेट कर रहा था कि उसका ना एक वाइट हेयर्ड रैंक टू मैगस मिनिस्टर आया और बोला कि मास्टर, एक रैंक टू डार्क एल्व्स मैट्रियाज है जो कहती है कि वो आपकी पुरानी दोस्त है और मिलना चाहती है। लेलिन मुस्कुराया और बोला, उससे अंदर भेजो। मतलब कौन था यार ये? आगे देखते हैं। और लेलिन ने तुरंत पहचान लिया, ये थी एलिसिया। जैसा सोचा था यही वही थी। यार ये ना वही एलिसिया है जो डोलन सिटी में काफ़ी सालों तक लेलिन के अगेंस्ट थी। दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे रफली 10 साल तक। ये तो ना एक तरह से ना पुराने राइवल हैं ये दोनों। लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है। एलिसिया एक मैट्रियाच लेलिन के सामने घुटने टेक रही है, सर झुका रही है। वो अंदर से ह्यूमिलेटेड फील कर रही है, लेकिन कुछ दिखा नहीं सकती। डार्क एल्व्स मेंटली बहुत प्राउड होते हैं, वो हमेशा मास्टर की पोजीशन में रहते हैं। लेकिन आज वो खुद को गिफ्ट की तरह ना प्रेजेंट कर रही है और डरा नहीं रही, मतलब डर नहीं रही कि लेलिन एक्सेप्ट भी करेगा या नहीं। लेलिन ने सब नोटिस किया, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया क्योंकि लेलिन जानता था कि एलिसिया की असली वैल्यू कुछ और है। एलिसिया ने सर झुकाते हुए कहा, मैं डार्क एल्वेन रेस की तरफ से आपके सामने मतलब ना अपनी ऑनेस्टी पेश कर रही हूँ। हमारे लोग को माफ़ कर दो। और साथ में उसने दो चीज़ें दी। एक था डार्क एल्वेन क्राउन, डार्क एल्व्स की पावर का सिंबल, एक मैजिक इक्विपमेंट, और दूसरा था लाइफ एब्जॉर्बेशन, एक हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक ब्लैक क्रिस्टल में स्टोर था। और डील क्या थी कि डार्क एल्व्स पूरा नॉर्थ ट्वाइलाइट जोन छोड़ देंगे, रिवर के नॉर्थ तक रिट्रीट करेंगे, और ऊपर से टॉप ग्रेड स्लिप्स और प्रीसियस रिसोर्स भी देंगे। लेलिन थोड़ा रुका, सोचने लगा और फिर बोला कि ठीक है, मंजूर है। क्योंकि लेलिन स्मार्ट है। अगर डार्क एल्व्स, गेनोमीज और ड्वार्फ सब खत्म हो जाते तो ह्यूमन में इंटरनल फाइट शुरू हो जाती। एक बाहरी दुश्मन हमेशा इंटरनल यूनिटी के लिए ज़रूरी होता है। ये न क्लासिक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। एलिसा खुशी से आंसू के कगार पर आ गई थी। लिली ने उसे जाने दिया। वो जानता था कि डार्क एल्वेन क्राउन और मेडिटेशन टेक्निक एलिसा की कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब लेलिन ने ना उस क्राउन को ना हाथ में लिया। ये एक मैजिक इक्विपमेंट था, मैगस आर्टिफैक्ट से भी ऊपर की चीज़। सिर्फ रैंक 3 और उससे ऊपर के मैगस ही मतलब ये मैजिक इक्विपमेंट से डील करते हैं। बहुत रेयर और पावरफुल होते हैं ये सब। लेकिन देखो, क्राउन की सरफेस डल थी, अनरिमार्केबल लग रही थी। अगर लेलिन को पहले से पता ना होता तो शायद वो इसे मिस भी कर लेता। यही होती है असली पावर की चीज़, मतलब दिखाई नहीं देती। एआई चिप ने स्कैन किया और रिजल्ट दिया कि 45.9% एनालाइज नहीं हो सका। हाई ग्रेड काउंसिलिंग और आईसी रूइंस मिले हैं। इनकम्प्लीट हाई ग्रेड इल्यूजनरी स्पेल फॉर्मेशन से ट्रेस भी नहीं मिले। लिली ने सोचा, अगर मैं इसे पूरी तरह एनालाइज कर सकूं तो मैं अपना खुद का मैजिक इक्विपमेंट फोर्ज कर सकता हूं। ये ना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उसके लिए, क्योंकि एल्केमी और हाई ग्रेड इंचांटमेंट स्किल में ना रिसेंटली कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी उसकी। अब लिली ने ब्लैक क्रिस्टल उठाया। लाइफ एब्जॉर्बेशन मेडिटेशन टेक्निक डार्क एल्वेन लैंग्वेज में थी, लेकिन लेलिन ने पहले ही नेचर अलायंस लाइब्रेरी से डार्क एल्वेन लैंग्वेज सीख ली थी। कोई बात नहीं था उसके लिए। तो ये टेक्निक क्या करती है? लाइफ एब्जॉर्बेशन की खासियत, दूसरे क्रिएचर की लाइफ फोर्स छीन के अपनी स्पिरिचुअल फोर्स बढ़ाओ।
जितना पावरफुल क्रिएचर उतनी ज़्यादा लाइफ फोर्स, उतनी बड़ी ब्रेक थ्रू। हाई लेवल पर एक डेथ वोर्टेक्स क्रिएट होती है। रंग में जो भी हो, मतलब रेंज में जो भी हो ना, सबकी लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब हो जाती है। बहुत डेंजरस और डिस्ट्रक्टिव पावर है। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। पहला, फाउंडेशन अनस्टेबल रहते हैं। कोई भी मैट्रियाज कभी रैंक 3 से मॉर्निंग स्टार रियलम तक नहीं पहुंच पाएगा इस टेक्निक से। और दूसरा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जितना ज़्यादा यूज करोगे उतना अपनी ही लाइफ फोर्स ख़त्म होती जाएगी। बाद में इसे कॉम्पनसेट करने का कोई तरीका नहीं होता सिवाय दूसरों की लाइफ फोर्स चुराने के। मतलब ये टेक्निक एक ड्रग की तरह है। स्ट्रेंथ बढ़ाती है लेकिन साथ में खुद की मौत भी नज़र आ रही थी। फिर भी लोग इसका मतलब इस्तेमाल करते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेलिन ने सोचा इस टेक्निक को प्रॉपरली यूज करने का एक तरीका हो सकता है। एक एंशियंट क्रिएचर की पूरी लाइफ फोर्स एक साथ ड्रेन कर लो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एंशियंट क्रिएचर बहुत पावरफुल होते हैं। रैंक 3 मैगस भी उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और फिर उसका दिमाग गया आईसी केप की तरफ। आईसी केप वो जगह जहाँ एक मॉर्निंग स्टार लेवल की क्रिएचर का फ्रोजन बॉडी है और उससे भी खतरनाक एग्जिस्टेंस का खून। लेलिन ने सोचा अब मैं रैंक 3 हूँ, आईसी वर्ल्ड में जाऊँ तो क्या होगा। और फिर उसने निकाला अपना स्पेशल मैजिक आइटम, कॉइन ऑफ डेस्टिनी। ये कॉइन है जो लेलिन ने खुद बनाया था। फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की पावर इसके पास है, लेकिन लिमिटेशन भी है। सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव प्रिडिक्शन दे सकता है, डिटेल इमेज नहीं दे सकता। रैंक 3 और नीचे के लिए काफ़ी बार ने यूज हो सकता है। मॉर्निंग स्टार रियलम के बारे में पूछो तो हर उसे ना कॉइन को ना डैमेज हो सकता है। लेलिन ने कॉइन टॉस की और रिजल्ट क्या आता है कि स्कल साइड ऊपर नेगेटिव प्रिडिक्शन। अगर लेलिन अभी आईसी कैप गया तो अच्छा नहीं होगा उसके लिए। और लेलिन ने बिना ज़्यादा सोचे वो प्लान छोड़ दिया। और फिर कॉइन में एक हल्की क्रैक आ गई। मॉर्निंग स्टार की लेवल की प्रिडिक्शन मांगने की कॉस्ट। कॉइन टूट रहा है धीरे धीरे। लेलिन ने कॉइन तो रख ली और थोड़ा सैड भी फील किया, क्योंकि ना कॉइन पहले से डैमेज है। मॉर्निंग स्टार लेवल की प्रिडिक्शन मांगने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और नया कॉइन बनाने के लिए एक चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की सेक्रीफाइस चाहिए जो आसानी से नहीं मिलती। उसने सोचा आरॉन जैसे प्रोफेसी यूज करना भी रिस्की है। अगर कोई मैगस इतना पावरफुल हो जाए कि वो लेलिन को ही प्रिडिक्ट करने लगे तो बहुत बड़ा रिस्क होगा। इसलिए लेलिन का रूल है डेड क्रीचर से प्रिडिक्शन लो, लिविंग से नहीं। सेफ और कन्वीनियंट। और आईसी केप के बारे में लेलिन ने डिसाइड किया वो जगह कहीं नहीं जाएगी। जो चीज़ें वहाँ हैं वो मेरी ही रहेंगी। एक दिन मिलेगी उसे। डार्क एल्वेन से सरेंडर कर लिया। अब बचे थे गेनोमीज और ड्वाप्स और कुछ गिल्ड भी बचे थे। लेलिन ने उन्हें भी ना हैंडल किया अपने स्टाइल में। ड्वाप का स्टोरी। लेलिन अकेले टैलियन केप्स में घुसा। ड्वाप्स का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड। बर्जक लाइटिंग डेट का ऑरा। काफ़ी दिनों तक बैटल चली और फिर ड्वार्फ रॉयल कोर्ट ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि उनका रेस्पेक्टेड रूलर किंग ग्रे बियर्ड और सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर बीमारी से मर गए। हाँ दोस्तों, ये क्या समझो ना, यंग प्रिंस ने थ्रोन ले लिया था यहाँ पर और तुरंत अपनी आर्मी वापस बुला ली उसने। गेनोमिज का स्टोरी देखते हैं यहाँ पर। यहाँ तो ना और भी ड्रामेटिक था। एक्सप्लोजिशन सीधी आंखों से दिखी, उनकी मशीनरी बर्बाद हो गई। इनके 3 गोडली वेपन्स जो उनकी एल्कमी का पिक था वो सब ट्रैश बन गए और उनके बेस्ट आर्टिसियन किडनैप कर लिए गए। लेलिन ने रिसर्च मटेरियल बनाने के लिए प्रीसियस रिसोर्स सबके लिए। एक सीन, एक रैंक 3 मैगोस पूरी सिविलाइजेशन को एकदम घुटनों में ला सकता है। अब लेलिन की फेम पूरी ट्वाइलाइट जोन में फैल गई थी। ह्यूमन तो पहले से ही रेस्पेक्टेबल थे उनके तरफ। अब डार्केल्स गैनोमीज ड्वार्फ्स भी उनका ना नाम लेने से डरते थे। उन्होंने उसे एक नया टाइटल दिया, रेडियंट गार्डियन, यानी तेजस्वी राक्षस। ये सोच के ही मज़ा आता है भाई। वही लेलिन जो कई साल पहले एक छोटा सा एक्लोइटी था, अब दूसरी रेसेस के लेजेंड और फोल्क टेल्स में भी ना एक टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस, बहुत खतरनाक बन गया था। लेलिन पोर्टी सिटी के गोल्ड थ्रोन पर बैठा और अपने ना एरन को ऑर्डर दिया उसने, नॉर्थन रीजन के क्रेचर डिवाइड करो। जो गिल्ड हमारे साथ थे उन्हें प्रायोरिटी दो, बाकी सबका सब उनको थोड़ा कम रखो।
लेनिन ने क्लियरली बता दिया वो कोई गुड मतलब अच्छा आदमी तो नहीं था। नॉर्थ अटैक का असली मकसद था वेल्थ और रिसोर्स कलेक्ट करना। सालों की वार की वजह से ज़्यादातर गिल्ड ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी। जो बची थी उनका माल लेने का एक परफेक्ट एक्सक्यूज था। एरन ने पूछा, जो बाहरी गिल्ड थे जो नॉर्थ में अकेले बैठ गई थी उनका क्या? लेलिन ने मुस्कुरा कर बोला, उन्हें भी सेम ट्रीट करो। जो सबमिट नहीं करते उन पर ट्रेजन और दुश्मन से मिली भगत का केस लगाओ। एविडेंस चाहिए एलिसिया से लो, वो ज़रूर दे देगी। लेलिन ने एलिसिया को भी अपना टूल बना लिया था डील में। ये भी ना टर्म उसने रखा था। बहुत घटिया है भाई। लेलिन का असली प्लान था नॉर्थ ट्वाइलाइट जोन को नेचर अलायंस का हेडक्वार्टर बनाना। सेंट्रल और ईस्टर्न रीजन में एकेडमी ऑलरेडी पीक पर था और एक्सपेंड करना मुश्किल था क्योंकि वहाँ इस्टेब्लिश्ड पावर थी। लेकिन नॉर्थ में वार की वजह से सारी गिल्ड नोबिलिटी और पावर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट वाइप आउट हो चुके थे। एक ब्लैंक स्लेट था वो। तो लेलिन ने वहाँ से सब एकदम न चालू किया। फिर एक मैसिव ब्रांच एकेडमी बनाया। फैसिलिटीज़ में तो सेंट्रल हेडक्वार्टर से भी न बेटर था। इसका इफेक्ट ये हुआ कि वेस्ट और साउथ रीजन जो अभी तक सिर्फ दिखावे की एलिगेंस दे रहे थे वो भी ईयर 5786 में ऑफिशियली झुक गए। उन्होंने नेचर अलायंस एकेडमी सपोर्ट करना एक्सेप्ट कर लिया। ट्वाइलाइट जोन यूनिफाइड हो गया पूरा एक बार के लिए। एक नया एरा शुरू हुआ। बहुत सारे मैगस को समझने का टाइम भी नहीं मिला कि कब सब कुछ बदल गया। अब एक अलग न पर्सपेक्टिव आता है। विल नाम का एक यंग एक्लोइटी नॉर्थ ट्वाइलाइट जोन में नेचर अलायंस एकेडमी। विल नींद से लेटा होता है, नोटबुक टेक्स्ट बुक हाथ में सैंडविच, और भाग रहा था क्लास की तरफ। एकेडमी में सन स्टोन की रोशनी है, इटर्नल फ्लेम है। मतलब यहाँ पर सीढ़ियों के किनारे सुंदर प्लांट लगे हुए हैं। ये सब पहले ही ना एकदम खूबसूरत हैं। आम लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा सुविधा है। रास्ते में विल के कानों में ना अलग अलग आवाज़ें आती हैं। कोई रिएक्शन फील्ड स्टोरी नहीं समझ रहा था, कोई स्पेल मॉडल की इम्पोर्टेंस बता रहा था, कोई एकेडमिक कंपटीशन के बारे में बात कर रहा था। एक कॉमन बॉय, एक रेयर अपॉर्चुनिटी। विल इसे पूरी तरह अप्रिशिएट करता था। फिर आता है सेंट्रल प्लाजा और वहाँ है एक काला चमकदार पत्थर की बनी स्टैचू, एक हैंडसम यंग मैन की इमेज। दूर तक देखते आंखों नीचे लिखा है डेस्टिनेट गार्डियन ऑफ द रेलम लेलिन फार्लियर, रैंक 3 मैगस, फाउंडर ऑफ नेचर अलायंस एकेडमी, डार्क एल्वेन एम्प्रेस, ड्वार्फ किंग गैनोमी प्रॉफिट को युद्ध में मारा, सारी मानव जाति का रक्षक, ट्वाइलाइट जोन का सेंट बना दिया गया इसे। विल ने स्टैचू को बुक किया और सोचा कि काश मैं भी एक दिन ऐसा पावरफुल मैगस बन सकूं। और फिर वो आगे बढ़ गया। यहाँ से थोड़ी दूर जाके पीछे मुड़ा और स्टैचू के नीचे एक फिगर दिखा, बिल्कुल स्टैचू जैसा शक्ल वाला। और जब दोबारा देखा वो गया था यहाँ से, जैसे कोई इल्यूजन हो। ये लेलिन ही था भाई, खुद अपने स्टैचू के नीचे खड़ा था, एक पल के लिए अपनी ही लेगेसी देखते हुए। एक रूम में सेलिन ने सर्टेन खींचे बाहर एकेडमी के न सीन, खूबसूरत खूबसूरत सीन दिख रहे थे। उसने लेलिन की कमर से अपने झुकते हुए बोला, कैसा लगता है अपने हाथों से बनाए हुए वैभव को देखने के लिए? वेलकम बैक लेबोरेटरी में। करीबन तुम 15 साल से थे? हाँ, लेलिन 15 साल से लैब में था भाई, मेडिटेशन टेक्निक और रिसर्च कलेक्ट करने में। सेलिन खुद भी पावरफुल हो गई थी। पावर ने उसे और भी मैग्नेटिक बना दिया था। लेकिन वो जानती थी कि उसका पोजीशन लेलिन की वजह से ही है। एक बार जब सेंट्रल रीजन में लेलिन का पीरियड था बहुत खतरनाक, तब सेलिन ने रियलाइज़ किया कि उसे लेलिन से पास रहना चाहिए। उसने ईस्ट का काम छोड़ा और इसके पास आ गई। लेकिन लेलिन का ध्यान बस मेडिटेशन टेक्निक और इंफॉर्मेशन में था। सेलिन को कोल्ड शोल्डर मिला उसे। लेलिन ने न एकदम बाहर देखते हुए कहा, मुझे कुछ खास फील नहीं होता। एकेडमी, फेम, टाइटल, लोग जो उसकी स्टैचू को बो करते हैं, लेलिन के लिए ये सब सिर्फ एक टूल था, मेडिटेशन टेक्निक कलेक्ट करने का एक जरिया था। अब यहाँ पर दिखाया जाता है सेलिन के पर्सपेक्टिव से।
वो लेलिन को देख रही है, सन स्टोन की रोशनी में नहा रहा है, गोल्डन ऑरा में हैंडसम यंग, टाइम ने कोई निशान नहीं छोड़ा है उसके ऊपर। सेलिन ने पूछा, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट कैसा रहा? लेलिन ने कहा, ठीक ठाक ही है, लेकिन उसकी मुस्कान थोड़ी डार्क थी। सेलिन समझदार है, उसने और कुछ नहीं पूछा। लेलिन के हाथ सेलिन के पास थे, लेकिन दिमाग कहीं और था। वो अपने एआई चिप के डाटा के बारे में सोच रहा था। गुड न्यूज़ ये थी कि इतने सारे हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक कलेक्ट करने के बाद एआई चिप ने कीमियन पुपिल के 4th लेवल सिमुलेट कर लिया था। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन लेलिन केयरफुल है। वो ओरिजिनल कीमियन पुपिल टेक्निक ढूंढना चाहता था। कंपेयर करने के लिए स्पिरिट से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा कॉशन बेटर होता है। अब आता है सीन में, जो लेलिन के अंदर ना खा रहा था उसे, उसने अपने स्टैट देखा, स्पिरिचुअल फोर्स 206.5, और फिर एकदम रियलाइज़ किया 15 साल हो गए, पूरे 15 साल, और प्रोग्रेस ऑलमोस्ट जीरो। रैंक 3 वॉरलॉक में प्रमोट होने के बाद से वो वहीं का वहीं खड़ा था। स्पिरिचुअल फोर्स की व्याप्योर फेस तक भी नहीं पहुंचा पाया था वो, और ये सोच के फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था उसे। ट्वाइलाइट जोन के सबसे पावरफुल मैगस और अपनी ही प्रोग्रेशन में एकदम रुका पड़ा है, क्योंकि ट्वाइलाइट जोन के रिसोर्स रैंक 1 और रैंक 2 के लिए बहुत हैं, लेकिन रैंक 3 के लिए इनसफिशियंट हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वैप्योर फेज में स्पेल फॉर्मेशन जो रैंक 3 से आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, वो ट्वाइलाइट जोन में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ऊपर से कीमियन पुपिल का ओरिजिनल वर्जन भी उसे चाहिए होगा। लेली ने डिसाइड किया, जो चीज़ें चाहिए वो ट्वाइलाइट जोन में नहीं मिलने वाली, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। लिली ने सेलिन के सजेशन रिजेक्ट किया कि ना नेचर अलायंस के मैगस को इकट्ठा करो एक ग्रैंड फेयरवेल के साथ। वो अकेले निकला, लो प्रोफाइल में, डिस्गाइज में, एक कॉमन वंडरिंग मैगस की तरह। जर्नी के दो रीजन थे, घूमने के जर्नी के दो रीजन थे। पहला, ट्वाइलाइट जोन को एक्चुअली देखा नहीं था कभी प्रॉपरली उसने। मैप और एआई चिप डाटा अलग बात है, खुद अपने आंखों से नहीं देखा था। और दूसरा, लक ट्राई करना था उसे, कोई एंशियंट मैगस की लेगेसी मिल जाए तो जैकपॉट लग जाएगा। उसने ट्वाइलाइट जोन के डार्क कॉर्नर देखे, डार्कनेस क्रिएचर से नेस्ट दुनिया का किनारा तक गया। मैग्मा सी भी देखा जो आंखों तक न फैल रहा था। कॉइन ऑफ डेस्टिनी से थोड़ी डायरेक्शन लेती रही, लेकिन डेंजरस जगहों के लिए, जैसे आईसी वर्ल्ड और वीपिंग घोस्ट ग्राउंड, कॉइन उसे करना कॉइन को डैमेज करना था। वो प्लेसेस अभी भी बहुत डेंजरस थे, वहाँ पर जाना एकदम मुश्किल है रैंक 3 के लिए भी। जर्नी में लेलिन ने मुलाकात हुई उसे फैरन से, एक स्लिम ब्लू हेयर्ड गोटेड रैंक 1 मैगस है ये। फैरन एक एडवेंचर टाइप था, ट्रैवल और रूइंस एक्सप्लोर करना उसका पैशन था। बहुत सारे फेमस रूइंस देख चुका था। वंडरिंग मैगस में उसकी अच्छी रेपुटेशन थी। दोनों एक कैरेज में चल रहे थे, ग्रैंड आईवी कैनियन उसके बारे में बात कर रहे थे। और पहरन पहरन कहता है, ये एक मॉर्निंग स्टार मैगस का छोड़ा हुआ रूइन है। लेलिन का डिस्गाइज में नाम था रेनॉल्ड, एक ऑर्डिनरी वंडरिंग मैगस। फेरन मस्त चल रहा था, लावा टाइड्स के बारे में एक्साइटेड हो रहा था। वो कहता है कि इस बार की टाइड एक सेंचुरी सबसे बड़ी होगी, शायद सरफेस तक पहुंच जाए। लेलिन ने कहा, ये इम्पॉसिबल है, सरफेस तक जाने के लिए कई 100 किलोमीटर की अर्थ क्रस्ट होनी चाहिए। लेकिन आते ही ये बोल रहा था, उसके दिमाग में एक थॉट आता है, सरफेस। कॉइन ऑफ डेस्टिनी ने उसे डायरेक्शन दी थी, वेस्ट में कुछ है। क्या वो किसी वॉल्केनो या लावा चैनल से सरफेस तक पहुंचने का रास्ता है? लेलिन जो है उसने नोट कर लिया, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा उसे। लेलिन डीप थॉट में था, तभी अचानक एक स्ट्रगलर अनडिशनल फील हुआ उसे, कुछ तो फील हुआ। लेलिन की आंखों में रेड लाइट फ्लैश हुई और बोलता है, ये मेरी ब्लड लाइन के साथ रेजोनेशन है। कौन है ये? उसके ब्लड लाइन वाला कोई मिल गया क्या उसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है। लेलिन की जाइंट कीमियन सर्पेंट ब्लड लाइन किसी और के साथ रेजोनेट कर रही है, कहीं पास में कोई और कीमियन ब्लड लाइन वाला वॉरलॉक है। पहरन ने भी एनर्जी फ्लक्चुएशन फील की, बोला, लगता है मैगस की लड़ाई चल रही है कहीं पर। और फिर रियलाइज किया कि जो स्ट्रेंजर रेनॉल्ड के रूप में बैठा था
उसने तो फेरन से पहले ही सेंस कर लिया था। क्लियरली रैंक बहुत ऊपर था उस बंदे का। फिर पैरन ने बोला, सर रेनॉल्ड, लगता है वो हमारा उसे शील्ड की तरह कर रहे हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है हमारा यूज ना शील्ड की तरह कर रहे हैं। एक इंजर्ड मैगस उनकी तरफ भाग रहा था। कोई उससे उस पे ना अटैक करता आता, मतलब अटैक कर रहा था, तो इनोसेंट को ना बिना डील करना पड़ता। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि उसे ना कोई पीछे से अटैक कर रहा था तो उसे भागना तो पड़ेगा। एक ब्राउनिश येलो रे उनकी तरफ ना आई और कैरेज के सामने रुक गई। एक मिडल एज मैगस रिवील हुआ। ब्रॉन्ज कलर स्किन, जली हुई निशाने, रेजोलेट चेहरा। हेवेनली इंजर्ड था, लेकिन फिर भी एक चार्मिंग मैच्योर ऑरा था। और उसकी आंखें एम्बर पुपिल, बिल्कुल लेलिन की ब्लड लाइन जैसी। लेलिन ने एक बार देखा कि मतलब देखा और समझ गया, ये एक वॉरलॉक है और मेरी ब्लड लाइन से गहरी कनेक्शन है। दोनों की नज़र मिली और बिना कुछ कहे दोनों ने एक दूसरे की आइडेंटिटी समझ ली। वो सेम ब्लड लाइन के थे। मिडल एज्ड मैगस ने एक एम्बलम निकाला, लेलिन को दिखाया और बायरन लैंग्वेज में बोला, माय लॉर्ड प्लीज सेव मी। और फिर थर्ड वो गिर गया, वहाँ पर बेहोश हो गया वो। ये जो था ना एम्बलम सीधा लेलिन के हाथ में आके गिरा। चलो दोस्तों, वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। वो एम्बलम क्या था बाद में देखेंगे। अब देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।